स्टार्ट करते हैं सीटेट। ठीक, सीटेट का 2016 का से स्टार्ट करते हैं। आज मैं प्रीतम में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट 2022 में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में CDP हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS होते हैं। ये वीडियो मेरा CDP के लिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि CDP में 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है, तो आज हम लोग 2016 का 10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का है। ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं तो ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये सीटेट पेपर 1 सितंबर 2016 का पेपर है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? इसका 4 ऑप्शन है। पहला है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तत्व पर आधारित प्रतिस्पर्धी के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के प्रश्न। तो जैसे कि CBSE है, मानकीकृत प्रश्न पर जोर नहीं देता, तथ्य पर आधारित प्रतिस्पर्धी से भी इसमें कोई बच्चे का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी जो प्रकार के प्रश्न भी देने से कुछ होगा नहीं, बच्चा उसी पे ध्यान लगाए रखें। मगर जब उसको सहयोगी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जब आपस में एक दूसरे साथ करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें वो ज़्यादा सहयोग भी करेंगे और बहुत अच्छे के तरीके से भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर सही रहेगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान अमानक तरीके हो। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। तो ये तो गलत है कि बच्चों को अंक के आधार पर अलग कर दिया जाए। बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये ठीक लग रहा है। अब विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो ये भी गलत है कि विद्यार्थी के लिए कठोर नियम बना दिए जाएंगे, फिर उन्हें अंक के आधार पर अलग करें, या शिक्षण के और आकलन के समान और मानक तरीके हो। तो आकलन का समान और अलग से मानक बनाया जाए तो इससे भी क्या होगा, आपका जो शिक्षण वो सही नहीं होगा। तो इसका थर्ड आंसर सही है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। थर्ड क्वेश्चन है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे तो फिर विद्यार्थी कभी पढ़ेंगे ही नहीं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त हो, ये ठीक लग रहा है। या केवल एक बार वर्ष के अंत में, मतलब कि पढ़ाइएगा आप साल भर और एक ही बार आकलन करेंगे, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये भी गलत है कि उपलब्धियों को उनको अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो इसका पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर इसका सही है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, फीडबैक मिलते रहेगा। तो क्या होगा कि हम लोग अपने फीडबैक के हिसाब से उसको सुधार कर सकते हैं और उसके और अचीव कर सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, क्या सत्ता करने आए हैं? अधिनायकीय, ये भी नहीं। अनुमतिपूर्वक, ये भी नहीं। सुविधादाता, क्योंकि NCF क्या कहता है कि शिक्षक सुविधादाता फैसिलिटेटर है। ठीक है, तो इसका आंसर सुविधादाता होगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम से पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है का एकमात्र निर्धारक होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती। तो इसका आंसर होगा कि महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसका आंसर होगा कि महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। कि अनुसंधान सुझाते एक कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है छठा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, गलत है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक, ये भी गलत है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये तो और भी गलत है कि विद्यालयों को भार ही बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। तो ये आंसर सही लग रहा है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा। सातवां क्वेश्चन की विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के दिगम अनुभव को बढ़ाती है
या कथन किया है सही है या फिर गलत? तो गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है कि वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो हमें तो ये चीज स्कूल में कराना नहीं है कि बच्चों को अलग अलग महसूस हो, कि वो अलग पृष्ठभूमि के, कि वो उनका आर्थिक स्थिति अलग है, सामाजिक अलग है। ठीक है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये भी ठीक है। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि यह आवश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो अगर बच्चे विविध प्रकार के समाज का आर्थिक संस्कृति पृष्ठभूमि के साथ रहते हैं तो उन्हें क्या है, उनमें कौशल का विकास होगा, लोग एक दूसरे के परंपरा और रीति रिवाज को समझेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड सही है, क्योंकि अब बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। सुनने में असमर्थ बच्चा, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ये तो गलत है। ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उस स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, भी ठीक नहीं लग रहा है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए, सही आंसर लग रहा है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के सम्मान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो इसका सही है कि सुनने भाषामत बच्चों के लिए नियमित विद्यालय की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, और यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन मिले तो उसमें अच्छा कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थियों की शिक्षार्थी की है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता है। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता और जैसे हाथ थपथपाना, झेलना आदि। तो प्रतिभावान का क्या कि अगर उस कक्षा में उसे चैलेंजेस मिलेंगे नए नए और कुछ अच्छा करने के लिए मिलेगा तो क्या उसमें अच्छा से वो प्रतिभा अपना दिखा सकता है। तो इसका आंसर बी सही है कि यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है, रुक जाता है। इसलिए कक्षा में इनके अनुरूप इन्हें चैलेंजेस दिए जाए ताकि इसे अपनी प्रतिभा को और निखार सके। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ये तो है ही नहीं कि कुछ बच्चा अच्छा कर दिया तो उसको पुरस्कार देकर फिर अगले टाइम पर अगर आपसे उम्मीद रखेगा कि पुरस्कार मिले, अगर नहीं मिलेगा तो उसके मन में निराशा जागेगी। तो ये तो सही नहीं है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा तो कितना आप उनसे काम कराएंगे, ड्रिल अभ्यास करा करा के क्या एक दिन थक जाएगा, अगले दिन से वो करेगा नहीं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर ये भी गलत है कि विद्यार्थियों में प्रतियोगिता करा दो। इससे क्या लोगों में होड़ होगी आगे निकलने के लिए, इससे क्या होता है कि लोग गलत भी करते हैं। तो ये भी सही नहीं। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, इससे क्या अगर उनके लाइफ से संबंधित कर देंगे तो वो लोग क्या इसको अपना लाइफ समझेगा और वो लोग पढ़ाई में अधिक दिलचस्पी और रुचि के साथ पढ़ेंगे। तो इसका फोर्थ आंसर सही है डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सीटेट का ये था आपका 2016 का पेपर, जिसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चन के, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।